नमस्कार दोस्तों, जगुका एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। मैं रामगोपाल शर्मा आपको रीट सेकंड लेवल साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसमें मैथमेटिक्स का पार्ट आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। आप सिलेबस के बारे में समझें, रीट का सिलेबस क्या है। वैसे मैं आपको ये स्पष्ट बता देता हूँ कि साइंस सब्जेक्ट वालों को रीट सेकंड लेवल में बिल्कुल ही डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो जैसे कि मैथ सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट ऐसा दिया हुआ है, छोटी सी माइनर मिस्टेक से हम एक क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो उन छोटी छोटी बातों को लेकर हमें चलना है। रीट में क्या है ये तुम सब जानते हो, फिर भी आपको अच्छी तरह पता है कि आप कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले हो, तो उसमें आपको जो कक्षा 6 और 8 का जो किताबों का जो स्तर है उसके बारे में आप समझते होंगे, जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को सीखें, जानें। सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि उनका स्तर बहुत ज़्यादा लोअर नहीं है तो बहुत ज़्यादा अपर भी नहीं है, मीडियम स्तर से उन किताबों को दिया गया है। हमें वे ही किताबें पढ़ानी हैं। तो हमें चाहे आप जानकारी सब टॉपिक की कहीं तक भी लो, आपको पता है मैथमेटिक्स में हर टॉपिक जो छोटी से लेकर बड़ी एग्जाम तक वही टॉपिक है, लेकिन उसका स्टेटस अलग अलग हो जाता है। तो मेरा निवेदन है कि रीट में जो स्तर है पहले हम उसकी चर्चा करें, उसके बाद यदि और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा जानना है, उसके बारे में और ज़्यादा जानना है, तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उसे लेकर के और आगे तक आपको पहुंचाऊंगा। सबसे पहले मैं रीट में किस स्टेटस के, किस स्तर के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में परिचय कराऊंगा। तो मेरा सबसे पहला निवेदन आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी देना है। तो ज़रा देखें सिलेबस क्या है और कैसे हमें अटेंड करना है। जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि साइंस के अंतर्गत 30 क्वेश्चन आपको मैथ के और 30 साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो इन प्रश्नों में 30 जो मैथ के प्रश्न हैं, इसमें आपको 6 यूनिट दी गई हैं। इन 6 यूनिटों में से प्रत्येक में से अभी तक 5-5 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं। प्रत्येक यूनिट का अलग अलग भाग है, अलग अलग एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप के अनुसार आप जैसे देखोगे तो पहले ग्रुप में पहली जो यूनिट है उसके अंतर्गत आपको जैसे घातांक नियम दिया गया है, अलजेब्रा में उनके जोड़वा की गुणा भाग के संबंध में सर्वसमकाओं की जानकारी लेनी है, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड के बारे में जानकारी लेनी है, समीकरणों के बारे में जानकारी लेनी है, लेकिन सरल एक घातीय समीकरण। पहले सिलेबस की जानकारी लेके चलना है, और यदि हमें आगे जानकारी लेनी है तो उसके बारे में आपको और एक्स्ट्रा बताया जाएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताया गया है। क्यूब एंड क्यूब रूट, इट मीन्स घन और घनमूल के बारे में। इस पार्ट में से आपको 5 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं अभी तक हर रीट के सेकंड लेवल की एग्जाम में। देखने पे हमें पता लग रहा है कि ऐसा कोई खास नहीं है पार्ट। देखा जाए तो इन 5 प्रश्नों में कहीं हम ऐसा कोई बिंदु हमें नहीं दिख रहा है कि जहां हम गलती कर सकते हैं। अगला दूसरी यूनिट, दूसरी यूनिट आपकी ब्याज, जिसमें सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को कंबाइंड दिया गया है। आपको अच्छी तरह ज्ञात है अभी तक आरपीएससी ने जब जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरेस्ट में से क्वेश्चन डाला है तो मोस्टली कंबाइंड क्वेश्चन डाले गए हैं, रिलेशन डाले गए हैं, एसआईसीआई के रिलेशन डिफरेंस डाला गया है। दोनों में विशेषकर बहुत मेजर क्वेश्चन नहीं आते, जैसे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हैं, जैसे आपको सावधि आवर्ती जमा योजना वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे कोई विशेष क्वेश्चन हमें एग्जाम में कंडक्ट नहीं होते, लेकिन उनकी भी जानकारी हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में लेंगे। दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि है। अनुपात समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, साझा। तो साझा एक मान लेते हैं हम कि एक अनुपात समानुपात का ही हिस्सा है। परसेंटेज है,
जन्म मृत्यु दर है, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास। तो देखो जन्म मृत्यु दर, ये निर्वहन खर्च सूचकांक के अंतर्गत जो टॉपिक हमने पढ़ा है स्टैटिक्स में, पहले हम पढ़ के आए हैं 10th क्लास 9th क्लास में, तो उसे जन्म मृत्यु दर और वृद्धि ह्रास के रूप में हमें यहाँ पे दिया गया है सिलेबस में। तो ये अपेक्षाकृत पहली यूनिट के थोड़ा बड़ा है लेकिन सरल है। इसमें से भी 5 प्रश्न अभी तक कंडक्ट हुए हैं। इससे आगे आपको ज्योमेट्री का पार्ट है। ज्योमेट्री में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। ज्योमेट्री का मूल बेस क्या है? बिंदु, कोण, रेखा। देखो वहीं से स्टार्ट किया गया है। रेखा है, कोण है, रेखाखंड है, रेखाओं की पोजीशन है, रेखाओं की टाइप्स ऑफ द लाइन, यानी कि रेखाओं के प्रकार हैं, सरल व वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार हैं जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते आए हैं। कोणों के प्रकार तो हम समझते हैं कि 6th क्लास में पहले टॉपिक यही समझाया गया है, 5th में भी दिए गए हैं इसके बारे में। और देखो समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, जिसमें हम त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, आयत, वर्ग, इनके बारे में हम जानकारियां लेते आए हैं, वो सभी हमारे सामने दिए हुए हैं। समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल में त्रिभुज है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हम जानते हैं, घन, घना, बेलन, शंकु और गोला, तो उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। इस यूनिट में से भी आपको 5 प्रश्न, लेकिन पहली 2 यूनिटों की अपेक्षा ऐसे यूनिट को यदि देखा जाए तो इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो हमें याद रख के चलना है। जैसे इनके क्षेत्रफल निकालने के सूत्र हैं, सूत्र हमें याद है तो इन सवालों को हल करने में सुविधा रहती है, हम बहुत जल्दी हल कर लेते हैं। और हमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चुनना है, तो हमें इनमें से सूत्रों की जो स्थितियां वहां पे दी हुई हैं वो हमें ज्ञात करनी है। कोणों के संबंध में अभी तक हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हर रीट के सेकंड लेवल में एक दो क्वेश्चन इस यूनिट में से एक तो कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो कोणों को ज्यादा फोकस करना है और तो पूरा पढ़ना ही हमें। लेकिन देखो इसमें एक विशेष बात, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि सर्वांग समता और समरूपता ये 2 अलग अलग पार्ट हैं। तो सर्वांग समता के बारे में दिया है, समरूपता के बारे में नहीं पूछा, लेकिन फिर भी समरूपता के रिलेशन पूछ लिए जाते हैं अधिकांशतः बड़ी परीक्षाओं में। रीट के अलावा जो अन्य परीक्षाएं हैं उनमें निश्चित रूप से समरूपता के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगली हम चौथी यूनिट की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास स्टैटिक्स वाला पोर्शन आता है। स्टैटिक्स सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा, बारंबारता बंटन सारणी। हमने अच्छी तरह से सीखा है कि बहुत सारे आंकड़े हमारे पास दिए हों और उन आंकड़ों में से हमें सारणीयन कैसे करना है, किसी भी आंकड़े की बारंबारता कितनी है, उसके मिलान चिन्हों को कैसे कई बार बहुत छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं कि बारंबारता की सही जांच हेतु किसका उपयोग किया जाता है। अब किताबों में देखें तो इस प्रश्न को एक्चुअल रूप में कहीं पे स्पष्ट रूप में, इंडिपेंडेंट रूप में नहीं दर्शाया गया, लेकिन बारंबारता की जांच हेतु या शुद्धता की जांच हेतु हमें मिलान चिन्ह करना आया हुआ प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ बार लेखा चित्र के अंतर्गत आपके डीआई आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। इस डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत जैसे कि वृत्त संबंधी जो प्रश्न हैं, जैसे आपको स्तंभ संबंधी प्रश्न हैं, जैसे लेखा चित्र है, लाइन ग्राफ जो आता है, या सारणी वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से मोस्टली देखो एसएससी है, बैंक है, आज हर एग्जाम में ये डीआई के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे लिए भी हर एक एग्जाम में आरपीएससी के द्वारा डीआई के क्वेश्चन कंपलसरी रूप में दिए जाते हैं। मोस्टली प्रश्न कई यूनिट्स के होने के कारण हमें एक तो वृत्त ग्राफ के क्वेश्चन दिए जाता है और एक दिया जाता है स्तंभ क्वेश्चन। सारणी वाले क्वेश्चनों को अधिकांशतः नहीं देता,
जैसे हम बड़ी एग्जाम की बात करें, आरएस की बात करें या एसआई की बात करें तो या लेक्चरर की बात करें तो उनमें ये प्रश्न दिए जाते हैं सारणी के, तो एक ही प्रश्न से 2-2 3-3 क्वेश्चन जोड़ दिए जाते हैं। अब ये तो हुआ हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। इसके अलावा हमारे पास 2 यूनिट बचती हैं, 4 यूनिट की जानकारी ले चुके हैं, 2 यूनिट बचती हैं। गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम, गणित की महत्ता, गणित की भाषा और सामुदायिक गणित। यानी इसमें हमें गणित विषय का परिचय लेना है। गणित क्या है, किन किन विचारकों के गणित के संबंध में क्या क्या विचार रहे हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी तक जो रीट के पेपरों को देखा जाए तो गणित की परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, फर्स्ट लेवल में भी पूछी जाती हैं, हमेशा एक परिभाषा पूछी जाती है, कभी किसी की पूछता है। तो ये परिभाषा क्या है, भिन्न भिन्न गणितज्ञों के गणित के संबंध में विशेष विचार हैं कि गणित को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये गणित की प्रकृति, नेचर, इसके बारे में जानना है, इसकी उपयोगिता समझनी है, इसके बारे में हमें समझना है कि गणित कहाँ कहाँ हमें उपयोगी सिद्ध हो सकती है, गणित किस किस विषय को किस किस तरह से सपोर्ट करती है, सहयोग करती है, गणित के बिना हम क्या नहीं कर सकते, गणित के विषय में हमारा जीवन कितना अधूरा है, गणित से कैसे हमारा जीवन जुड़ता है, गणित में क्या उपयोग, गणित की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, ये सारी बातें हमें इस यूनिट के अंतर्गत। अब शिक्षण विषय के अंतर्गत चलते हैं। तो सबसे पहले मूल्यांकन, गणित कैसे हमारे शिक्षा के क्षेत्र का मूल्यांकन करती है, विशेषकर जीवन का भी मूल्यांकन करती है, व्यवहारिक सिद्धांतों का भी मूल्यांकन गणित के द्वारा ही किया जाता है। कुछ कमियां हों तो उनका उपचार कैसे होगा, उपचारात्मक शिक्षण। और शिक्षण की समस्याएं, यानी कि इसमें मैथमेटिक्स की जो शिक्षण विधियां हैं, जो साइको के अंतर्गत आप पढ़ के आते हो, वे शिक्षण विधियां गणित विषय में किस किस जगह पर किस किस तरह से पढ़ी जाएंगी। अब जैसे शिक्षण विधियों के विषय में हम पढ़ चुके हैं, संश्लेषण है, विश्लेषण है, आगमनात्मक है, निगमनात्मक है, उपचारात्मक है, व्याख्यान है, कई सारी पद्धतियां हैं, उनके बारे में हम तुम्हें जानकारी देंगे। तो इन दोनों में से 5-5 क्वेश्चन भी आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन इनके हुए। तो इन प्रश्नों पर हमें विशेष ध्यान रखना है। इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हमें याद ही रखने होंगे, जैसे गणित की परिभाषा संबंधी, तो उन तथ्यों, किस विचारक ने कौन सा विचार दिया, ये एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यदि विचारों के साथ उस विचारक का नाम, देने वाले का नाम याद रह गया तो निश्चित रूप से हम उस प्रश्न को सही अटेंड कर सकते हैं। और अन्यथा यदि नामों को सही याद नहीं रखेंगे, विचार देने वाले गणितज्ञ का नाम याद नहीं है, तो पूछा नाम ही जाता है, फिर नाम प्रश्न में डाल देता है, उसके विचार भी पूछ लेता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न, ऐसी बातें भी पूछी जाती हैं कि किस शिक्षण में, जैसे ज्योमेट्री की बात की जाए, ज्योमेट्री में सबसे अधिक शिक्षण कौन सी विधि उपयोगी है, कौन सी शिक्षण विधि सबसे अधिक हमें लाभ हानि को पढ़ने में उपयोगी होगी, प्रतिशत को पढ़ने में उपयोगी होगी, कौन सी विधि हमको, तो शिक्षण विधियों के विषय में हमको पूरी जानकारी लेनी है। तो इस संबंध में मैं आपको प्रारंभ से सारी चीज़ें बताता हूँ। आज के इस सिलेबस के परिचय के साथ मैं आपका शुभारंभ करता हूँ। तो सिलेबस में जो सबसे पहले आपका पहला टॉपिक जो दिया गया है, घातांक। टॉपिक को पूरा पढ़ते हैं। समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग घातीय नियम। यहां गुणा तथा भाग लिखा है, यहां जोड़ बाकी नहीं लिखा है, संकलन व्यवकलन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन रीट में आए हैं क्वेश्चन, समान आधार की घातीय संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं, बाकी व्यवकलन कैसे करते हैं, गुणा भाग तो सीखना ही है। तो मैं सबसे पहले आपको पहला टॉपिक लेता हूं और मेरा टॉपिक चलेगा घातांक, इंडाइस। तो मेरा टॉपिक है घातांक। देखो, गणित का इतिहास व गणित की प्रकृति,
मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो 5वीं और 6वीं यूनिट के अंतर्गत बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ज्ञान आपको साथ में मैं इसके इतिहास का भी दूंगा हर टॉपिक के बारे में, कि किस किस टॉपिक में कौन कौन से गणितज्ञ का, प्राचीन गणितज्ञ का विशेष योगदान रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको घातांक, इसको इंडाइस के बोलते हैं, घातांक करणी मुझे पढ़ाना है, तो मैं घातांक की चर्चा करूंगा। इसके कुछ विशेष नियम हैं, उन नियमों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला नियम घातांक का, एक समान आधार की संख्याएं यदि गुणज के रूप में दी गई हों तो क्या करना होता है हमको, हमें एक समान आधार पढ़ना है। हमारे सिलेबस में अभी हमें ज्ञात हुआ एक समान आधार वाले घातीय नियम। तो सबसे पहला नियम मैं आपको बता रहा हूं, गुणज के रूप में हो, गुणा और भाग दोनों नियम पहले बताएंगे, फिर जो घटाने के और जोड़ने के बताएंगे। तो पहले गुणज की चर्चा करते हैं। तो हमें क्या करना है, घातों को जोड़ देते हैं। घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब जैसे एन एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x पावर a मल्टीप्लाई x पावर b मल्टीप्लाई x पावर c मल्टीप्लाई इन्फिनिट टाइम आगे। इस लिखे गए नियम के आधार पर देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल नियम की व्याख्या के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे नियम को देखें और इस एग्जाम्पल को देखें तो देखो सबका आधार समान है, पहली बात, लेकिन सबकी घातें अलग अलग हैं। कैसे रूप में होनी चाहिए, गुणज के रूप में। देखो सबके बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ है, तो करना क्या है, इनकी जो पावर्स है इसको ऐड करना है। अब देखो यहाँ छोटी छोटी एक बात, छोटी सी एक बात पर हम चर्चा करते हैं कि ये x जो दिया है ये कैसा नंबर होना चाहिए, ये वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और जो ये पावर में जो संख्याएं दी हुई हैं a b c, ये कैसे होने चाहिए, ये धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। ऋणात्मक भी हो सकते हैं लेकिन धनात्मक पूर्णांक के रूप में अभी दिए गए हैं। तो इस नियम की व्याख्या को पूरा करने के लिए इन सब के घातों को जोड़ना है। तो इसका रिजल्ट होगा हमारे पास में x पावर a प्लस b प्लस c और प्लस और भी यदि समान आधार है तो इस तरह से हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। एक बार फिर से दोबारा, एक समान आधार गुणज के रूप में, तो उनकी घातों को जोड़ना है। जैसे एन एग्जाम्पल फिर से देखा जाए, x पावर a मल्टीप्लाई x पावर b मल्टीप्लाई x पावर c मल्टीप्लाई x पावर d इक्वल इज टू, क्या होगा नियम की व्याख्या में, x पावर a प्लस b प्लस c प्लस d। ये हमारा इसका रिजल्ट हुआ। अब ये तो नियम की व्याख्या है। जो नियम हमने पढ़ा है अभी कि एक समान आधार वाली संख्याएं यदि गुणज के रूप में दी गई हों तो उनके दिए गए जो घातों के मान हैं उनको सदैव जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल कैसे कैसे आते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन आ गया आपको 2 पावर 20 मल्टीप्लाई 2 पावर 50 मल्टीप्लाई 2 पावर 90 इक्वल टू, इसका मान पूछा गया। कैसे दिखाओगे इसका मान, देखो हमें क्या पढ़ना है, दी गई सभी संख्याओं के आधार समान है, घातें सबकी अलग अलग हैं लेकिन गुणज के रूप में दी हुई हैं, मल्टीप्लाई के रूप में दिया हुआ है। तो इस नियम के अनुसार हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास सबकी घातों को जोड़ना है हमको, 2 पावर 50 प्लस 2 पावर 90
इक्वल टू सबको ऐड करने के बाद 2 पावर 160 फाइनल रिजल्ट होगा। समझ में आया? एक बार फिर सुनो। माना गुणज के रूप में नहीं हो और प्लस माइनस के रूप में दिया हो, आधार समान अलग अलग कंडीशन में दिए हो, एक साथ सभी के आधार एक समान नहीं हो। जैसे एक एग्जांपल ऐसा भी देखते हैं हम, जैसे 2 पावर 100 मल्टीप्लाई 3 पावर 40 मल्टीप्लाई 2 पावर 20 मल्टीप्लाई 3 पावर 60 का मान किसके बराबर होगा? दिए गए सभी आधार गुणज में हैं, लेकिन कुछ भिन्नताएं दिख रही हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एक समान आधार वाली घातों को ऐड करना है, लेकिन कब करना है? जब गुणज में है। तो देखो ये दोनों हमारे पास में गुणज में है, सभी गुणज में दिए हुए हैं, लेकिन इन दोनों के आधार समान है। दोनों को एक पास लाएंगे, इनकी घातों को ऐड किया जाएगा और हम इसको हल करेंगे। 2 पावर 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 3, 2 के भिन्न है, 2 से भिन्न आधार है, 2 से मैच नहीं खाता, तो 3 पावर 40 प्लस 60। अब 3 आधार समान है तो उसकी घातें एक तरफ ऐड कर दी जाएंगी, 2 आधार समान है तो उसकी घातें एक तरफ ऐड कर दी जाएंगी और हमारे पास रिजल्ट होगा 2 पावर 120 मल्टीप्लाई 3 पावर 100 फाइनल आंसर होगा। अभी फिलहाल पहले नियम के अनुसार ये तो एक ऐसा प्रश्न है, लगभग सभी इसको पहले से जानते हैं, लेकिन अब जैसे कुछ इसी में भाषात्मक ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में बना के दे दिए जाएं, कुछ भाषा शब्दों से जोड़ दिए जाएं और उसके बाद हमसे पूछा जाए, तो हम उन प्रश्नों को कैसे अटेंड। इससे पहले मैं एक उदाहरण आपको और समझाऊंगा। जैसे माना यही प्रश्न, इसी तरह का प्रश्न, ये सभी गुणज के रूप में है, माना इनके बीच में कहीं आगे पीछे कोई प्लस या माइनस का निशान दिया है, तो हमें कैसे उसको ध्यान रखना है। देखो अभी केवल नियम की व्याख्या में मैं आपको समझा रहा हूं, सारे नियम जानने के बाद में मैं आपको इन सारे नियमों के एक साथ उदाहरण समझाऊंगा क्रमबद्ध रूप में। पहले नियम की व्याख्या ले लेते हैं, फिर भी एक प्रश्न मैं आपको यहां पे ले रहा हूं। जैसे 7 पावर 60 मल्टीप्लाई 11 पावर 20 मल्टीप्लाई 7 पावर 30 प्लस 5 पावर 20 मल्टीप्लाई 7 पावर 10। जैसे ये सवाल दे दिया, इसका संक्षिप्त या सरल रूप क्या होगा? तो देखो यहां से यहां तक ये मल्टीप्लाई है और इधर ये है, एल्जेब्रिक नियम लगेगा, इसमें एक बीजीय नियम लगेगा, बीच में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। तो पहले इधर जो गुणज के रूप में है, पहले इन घातों को ऐड करना है। गुणज के रूप में आधार समान 7 पावर 60 प्लस 30 मल्टीप्लाई 11 पावर 20 प्लस 5 पावर 20 मल्टीप्लाई 7 पावर 10। इस तरह से करेंगे। इस 7 को इधर नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि बीच में प्लस दिया हुआ है। ये दोनों, ये संख्याएं दोनों गुणज के रूप में यहां बंधी हुई हैं, ये तीनों संख्याएं गुणज के रूप में यहां बंधी हुई हैं, बीच में एक प्लस या माइनस किसी चिन्ह ने इनको बांध रखा है, इसलिए इनको इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता। अब इसका आंसर हुआ हमारे पास 7 पावर 90 मल्टीप्लाई 11 पावर 20 प्लस 5 पावर 20 मल्टीप्लाई 7 पावर 10। अब और भी संक्षिप्त करना हो माना तो क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा, ये मैं नियम आपको बताऊंगा दूसरे नियम जानने के बाद। तीसरे नियम के साथ इस तरह के सवालों को मैं समझाऊंगा। आपको ध्यान रखना है, अभी पहले नियम में ही सारे सवालों को नहीं लेना है। यदि पहले नियम में सारे सवालों को समझाने का प्रयास करेंगे तो इसमें दूसरे तीसरे चौथे नियमों की जरूरत पड़ेगी, जो अभी तक हमने पढ़े नहीं है। तो फिलहाल मैं इसी का इतना ही संक्षिप्त रूप लेता हूं और इसी प्रश्न को मैं आगे आपको फिर समझाऊंगा तीसरे नियम के साथ। पहले मैं इसमें भाषा संबंधी कुछ एक प्रश्न और बताऊंगा, 1 या 2 प्रश्न, तो उन्हें आप और सुने। जैसे हमसे प्रश्न पूछा गया, इसमें सेकंड टाइप क्वेश्चन, भाषा संबंधी जोड़ के पूछा गया। जैसे हमसे प्रश्न पूछा गया, कोई भी संख्या दे दी गई, जैसे 2 पावर 50 का
4 गुना कितना होगा, यह प्रश्न दे दिया। 2 पावर कितनी, पावर में दिया है, घातांक का क्वेश्चन, कितना गुना पूछा है, 4 गुना। प्रश्न के अनुसार लेते हैं हम, इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो सॉल्यूशन में हल हम जब इसका लेके चलेंगे तो देखो किस तरह से हल देंगे। 2 पावर 50 का 4 गुना करना है इंटू 4, भाई गुना करना है 4, लिखा हुआ है क्लियर, भाग थोड़ी देना है हमें, भाग थोड़ी पूछ रहा है हमसे, गुणा पूछ रहा है, तो गुणा पूछ रहा है तो गुणा करेंगे। अब 4 को फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर में यानी पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास आगे रिजल्ट बनता है 2 पावर 50 मल्टीप्लाई 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 की पावर स्क्वायर हुआ। अब आधार समान हुए, गुणज के रूप में है, तो हम दोनों की घातों को जोड़ेंगे और 2 पावर 50 प्लस 2 इक्वल, देन फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हमारा 2 की पावर 52। देखो कितना सीधा सरल सवाल है, और बिल्कुल ऐसे सवाल आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि रीट का एग्जाम है, रीट में बहुत आगे की बातें नहीं है, तो पहले नियम से जुड़ा हुआ पहला एक छोटा सवाल है। अब इसको 4 गुने की जगह भिन्न भिन्न तरीके से पूछ सकता है, ये 3 की घात में भी ले सकता है, 5 में ले सकता है, 7 में ले सकता है, कोई ऐसी संख्या भी ले सकता है जो प्राइम नहीं हो, इवन हो, या कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या हो, उसमें भी ले सकता है, इवन यानी सम संख्या में भी ले सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 2 या 3 या 5 से ही लेके चले, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हम मैथ में हम सब जानते हैं कि एक एक एक्सरसाइज में हजारों एग्जाम्पल हमारे सामने बनते हैं। जैसे एन एग्जाम्पल, इसको हम और थोड़ा बड़ा लेते हैं और कोई दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए एक एग्जाम्पल, 3 पावर 60 का 27 गुना कितना होगा। अब देखो पहले वाला उदाहरण ये उदाहरण कोई भिन्न नहीं है, सेम उदाहरण है दोनों। कारण 27 गुना करना है हमको, 27 गुना करना है। तो देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पावर 60 मल्टीप्लाई 27, क्योंकि गुना करना है अपने, और गुना करना है तो 27 को मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा। 27 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 27 के प्राइम फैक्टर करने के बाद हमारे पास पावर में जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, 3 पावर क्यूब। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल देन 27। अब इसके बाद में बेस दोनों का इक्वल है, दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है, और बेस इक्वल मल्टीप्लाई है तो क्या करना है, पावर को ऐड करना है। पावर ऐड करना है 3 पावर 60 प्लस 3 इक्वल देन 3 पावर 63 हमारा फाइनल आंसर। अब ये तो ऐसा हुआ कि इस दी हुई दूसरे संख्या को जो गुना के रूप में पूछ रहा है उसे हम पूरे को एक प्राइम फैक्टर करके एक निश्चित पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी संख्या दे दी जाए जो कुछ संख्या तो इसके पावर में मैच करती है और कुछ नहीं करती है, तो हमें क्या करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमसे पूछा जाए 5 पावर 225 का 50 गुना कितना होगा। यह पूछा गया, कितना गुना, 50 गुना, किसका, 5 पावर। तो देखो बंधुओं क्या करना है कि इसको सॉल्व करने के लिए इसको तो यूं की तो लिखना पड़ेगा 25, गुना करना है हमको तो 50 लिख देंगे। अब क्या करें, 50 के प्राइम फैक्टर किए हमने तो हमारे पास में 5 पावर 225 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 5 स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई टू 50। अब ये दोनों मैच खा रहे हैं हमारे पास,
ये मैच खा रहे हैं, दोनों बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, इनकी पावर ऐड करना है, तो इनकी पावर ऐड करेंगे 5 पावर 225 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स फाइनल आंसर होगा 5 पावर 227 मल्टीप्लाई 2। ये इसका संक्षिप्त रूप होगा जो दिया है, इसके बराबर इसको जानना है। तो मित्रों देखो, ये पहले नियम की व्याख्या थी, जिससे जुड़े हुए छोटे छोटे मैंने आपको उदाहरण दिए। आपको पता है जब तक पूरे नियम नहीं जानेंगे तो मेजर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको नियम पढ़ना है, करनी के भी नियम पढ़ने हैं, तभी ही जाकर के हम इन सारे सवालों को अटेंड कर पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन नियमों को थोड़ा ध्यान रखें, दिए गए एग्जाम्पल्स को देखें, समझें, कहीं भी कोई कमी हो, कोई समझने में दिक्कत हो, किसी भी जगह कोई आपका कमेंट है तो मुझे मेरे तक पहुंचाएं। आज के लिए मैं अपनी क्लास यहीं तक रखूंगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद।